नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 सोशल साइंस की जो आपकी पुस्तक है, चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मैप। हमने सल्तनत काल को पढ़ लिया था और उसके बाद अब स्टार्ट होता है आपका मुगल काल। जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और आज हम उसी कड़ी में पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हैं, खबरें हैं कि न्यू एनसीईआरटी में मुगलों के बारे में क्या दिया गया है। तो आप इस अध्याय में जानेंगे आज के वीडियो में कि मुगलों ने क्या किया था और किस प्रकार से उन्होंने भारतीय सोसाइटी पे अत्याचार किए थे या फिर भारत के लिए कुछ ऐसी चीज भी की थी जिसका भारत को फायदा हुआ। तो चलिए हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मुगल्स, आपने लास्ट लेसन में पढ़ा वाइल दिल्ली सल्तनत वीकंड, जब जो दिल्ली सल्तनत थी, लोधी वंश था जो लास्ट का वंश था दिल्ली सल्तनत का, वो जब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, बाबर ए तुर्की मंगोल रूलर, इसमें तुर्की का था, ये तुर्की का आपको एरिया बता दिया कि ये कहाँ से था, कि आपका सेंट्रल एशिया से लेके मध्य एशिया से लेके जो आपका तुर्की और साइबेरिया तक जो इलाका था वो सारा तुर्की ही कहलाता था। एंड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट वू हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद, तो वो क्या था, एक सैनिक मान लीजिए आप, सेनापति था जिसको समरकंद से बाहर भगा दिया गया था अभी। ठीक है, कहां से, जो आज के दिन में समरकंद को क्या जाना जाता है, उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। बाबर कौन था उसके बारे में आपको पता चल चुका है कि कहां से आया था, ये तुर्किक मंगोल, आप मध्य एशिया से बोल सकते हैं। ठीक है, और मेन इसका जो ठिकाना था वो था समरकंद, और आज के टाइम में समरकंद को बोलते हैं उज्बेकिस्तान। ट्रेंड हिज साइड टू इंडिया, और उसकी निगाह पड़ी इंडिया पे, भारत की तरफ, और उसने भारत की तरफ रुख किया। ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, ये तैमूर का वंशज था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526, और 1526 में पानीपत के एक मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। विच विल लेटर द कॉल्ड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और बाद में उस युद्ध को कहा गया पानीपत का पहला युद्ध। तो आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ये चीजें क्लियर हुई आपको। It relied heavily on gunpowder filled artillery and matchlocks guns which had recently been introduced in warfare in India। और इसमें हारने का क्या कारण था इब्राहिम लोदी का, कि जो बाबर की तरफ से था ना, वो उसका गोला बारूद का प्रयोग किया गया था, बंदूकों का प्रयोग किया गया था पहली बार, और इसके कारण जो भारतीय, जो आपके सल्तनत काल के जो राजा थे, इनको वो उनसे परिचित नहीं थे, वो तलवारों से भालों से इनसे लड़ते थे, तो इनके कारण क्या हुआ कि बाबर की जीत हुई भी। ये चीजें आपको समझ में आई कि आपसे पूछ लिया जाए कि किस कारण से जो लोधी थे वो बाबर से हार गए। That defeat put a final end to the Delhi Sultanate and laid the foundation of the Mughal Empire। तो जो ये युद्ध था, ये जो जीत हुई थी या फिर युद्ध था, उसने जो दिल्ली का सल्तनत काल था उसका पूरी तरह से अंत कर दिया और भारत में नींव रख दी मुगल साम्राज्य की, मुगल वंश की। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मुगल वंश की नींव रखी गई, मुगल शासन की नींव भारत में रखी गई, और किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। एज बाबर अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ द दिल्ली थ्रोन, और बाबर ने दिल्ली के शासन पर अधिकार कर लिया, दिल्ली के सिंहासन पर बाबर बैठ गया राजा बन के भी। और इसमें कई वो बोलते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था या फिर दौलत खान ने, लोधी ने बुलाया था, जो इब्राहिम लोधी का भाई था। काफी कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी में इन कंफ्यूजनों को बाहर निकाल दिया, आपको सीधी सीधी स्टेटमेंट पढ़ाई जा रही है। ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत एज डिपेक्टेड इन ए कॉपी ऑफ द बाबरनामा, नोट द यूज ऑफ कैनन्स भी। तो ये देखिए भी, ये आपका दिया गया है कि किस प्रकार से, ये देखिए जो आपकी
जो क्या बोलते हैं इनको, नाम ध्यान में नहीं आ, गोला बारूद की, तो उनको यूज किया गया। देखिए आपके बंदूकें हैं, तोप हैं, क्या है, तोपों का यूज किया गया, कि आप यहां से देख सकते हैं। देखिए कि बाबरनामा में इनको दिखाया गया, ये तोप है। इस प्रकार से जो आपका इब्राहिम लोदी था उसकी हार हुई थी भी। ये चीजें क्लियर हुई आपको। मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं और साथ में आपका समरी भी करवा रहा हूं। अगर एक बच्चा भी पढ़ लेगा तो भी मेरा ये जो मोटो है वो कामयाब हो जाएगा, मेरा लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे जो लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं पाते भी। तो ये बाबर के उसके बारे में विचार थे इंडिया के बारे में, कि उसको इंडिया को क्या बहुत, उसने देखा कि इंडिया लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो बाबरनामा थी उसमें लिखा था कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जो बाबर था वो इंडिया को हिंदुस्तान कहता था, जो उत्तरी एरिया था ना उसको क्या कहता था, हिंदुस्तान कहता था बाबर भी। आफ्टर बाबर डेथ इन 1530, अब देखिए भी ये जो न्यू एनसीईआरटी है ना, इसमें आपको क्या है कि जो आपके, एक बार मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए ये, ठीक है भी। तो इसमें देखिए कि जो बाबर था ना, थोड़ा सा और आपको, आपकी आपको बोर्ड क्लियर नजर आए और कोई आप आराम से देख सके। ये लीजिए, अब आपको शायद सही नजर आ रहा होगा भी। तो इसमें जो खानवा के युद्ध थे, बाकी युद्ध थे वो नहीं दिए हुए भी, ठीक है। इसमें सीधा बता दिए कि बाबर ने एक युद्ध लड़ा था 1526 का, और 1530 में सीधी दिखा दी कि बाबर की मृत्यु हो गई भी। जो घाघरा का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, वो सारे युद्ध इसमें से हटा दिए गए, मतलब कि बाबर के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और उसका जो बेटा हुमायूं था, स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर भी, उसे अपना साम्राज्य संभालने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। मुश्किल से वो अपने शासन को संभाल पाया था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, शेरशाह सूरी ए पावरफुल अफगान लीडर एस्टेब्लिश द सूर एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया भी। तो उसने क्या किया, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र थे वहां पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। किसने, जो एक अफगान सेनापति लगा लीजिए आप, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। इंट्रोड्यूस मैनी लास्टिंग रिफॉर्म्स, और उसने कई सारे बदलाव भी किए महत्वपूर्ण, जो भारतीय राजनीति में थे वो बहुत सारे उसने कई सुधार के कार्य किए भी। द एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव्ड, हाउएवर हुमायूं सून रिकनकर्ड द लॉस्ट ग्राउंड भी। तो जो ये शेरशाह सूरी का था जो शासन था वो बहुत छोटा था, और जल्दी क्या कर लिया, हुमायूं ने अपना शासन दोबारा पा लिया भी। बिफोर दिस हैपेंड, हेमू भी बोलते हैं स्किल्ड मिलिट्री कमांडर एंड चीफ मिनिस्टर वजीर अंडर वन ऑफ द लास्ट सूरी रूलर्स। तो सूरी, जब वो आपका हुमायूं था लास्ट में वो मृत्यु की कगार पे था, उसने लास्ट में अपना क्या था, शासन पाया था, उसकी मृत्यु के नजदीक था। इस बात का फायदा उठाते हुए जो आपका सूरी वंश का एक सेनापति था शेरशाह सूरी, उसने क्या किया, इस मौके का फायदा उठाया, और जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई और वो वहां पे जाके दिल्ली जाके गद्दी पे बैठ गया कि अब राजा मैं हूं। आपको समझ में आया कि जो आपका हेमू था, जो खुद को बोलता था हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो राजा कैसे बना भी। आखिरी हिंदू सुल्तान बोलते हैं इसको, भारत का अंतिम हिंदू राजा। रूलर कैप्चर्ड दिल्ली एंड रूल्ड इट ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य। उसने कहा कि मैं हेमचंद्र विक्रमादित्य हूं और मैं अब यहां दिल्ली का राजा हूं। दो enjoying some military successes, he was injured on the battlefield, the second battle of पानीपत, when confronted बाबर्स grandson अकबर। तो इसने भी काफी लड़ाइयां लड़ी, हेमू को बोलते कि 22 लड़ाइयां लड़ी, 22 की 22 जीती। और जब इसका युद्ध हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये उसमें घायल हो गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया। अकबर उस समय 13 साल का था। जो उसके सेनापति थे बैरम खान और महम मंगा,
वो उसका नेतृत्व कर रहे थे युद्ध में, अकबर डायरेक्ट युद्ध में नहीं आया था। तो उन्होंने क्या किया कि हेमू को पकड़ लिया। हेमू वाज ब्रोट टू अकबर हु हैड बीन beheaded। अकबर सून रिक्लेम्ड दिल्ली फॉर द मुगल, और उसका सिर काट दिया गया। अभी हेमू का सर क्या है वहां पे काट दिया गया। अभी अकबर सून रिक्लेम्ड दिल्ली फॉर द मुगल, और अकबर फिर से राजा बन जाता है दिल्ली का। आपको ये बात समझ में आई? यहाँ तक क्या हुआ कि बाबर ने जीता, फिर हुमायूं को भी एक बार शेरशाह सूरी ने भगा दिया था 1540 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद दोबारा से उन्होंने क्या किया, जब सूर साम्राज्य कमजोर हो गया तो हुमायूं ने फिर भी दिल्ली की गद्दी हथिया ली। और उसके बाद जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो आपका ये हेमचंद्र विक्रमादित्य राजा बना। और हेमचंद्र विक्रमादित्य और जो आपका अकबर है, अकबर के सेनापति बैरम खां और बहम मंगा ने इनकी रणनीति से पानीपत का दूसरा युद्ध जीत गए, और उसका सिर कलम कर दिया गया हेमचंद्र विक्रमादित्य का, और अकबर राजा बन जाता है दिल्ली का। अब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के बारे में कई बातें आपने सुनी होगी भी। डिक्लेयर्ड एम्परर एट द एज ऑफ 13 अपॉन हिज फादर हुमायूं's एक्सीडेंटल डेथ, Akbar set out to bring the entire subcontinent under Mughal control. His reign was a blend of virtuality and tolerance. अब ये लाइन काफी ज्यादा आई है कि 13 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया गया अपने पिता की एक्सीडेंटल डेथ के कारण। अकबर सेट आउट ब्रिंग द एंटायर सबकंटिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल। भी जो पूरा उपमहाद्वीप था ना, अकबर उसको पूरे को क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य के अधीन उसने कर लिया था। His region was a blend of virtuality and tolerance। तो इसने कहा ये लाइन, ये जो 3 अक्षर है ना, ये ज्यादा प्रचलित हुए जो न्यू एनसीईआरटी में है कि अकबर का जो शासन था वो क्या था कि बहुत क्रूरता भरा और टॉलरेंस सहिष्णुता भी थी, मतलब उसमें कुछ सहन शक्ति भी थी। उसने दूसरे धर्मों का सम्मान भी किया। शेप्ड बाय एम्बिनेशन एंड स्ट्रेटजी, और ये किसके द्वारा हुआ, उसकी जो महत्वाकांक्षा और जो रणनीति थी उसके कारण ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। तो अकबर का शासन कैसा बताया गया न्यू एनसीईआरटी में, ब्लेंड ऑफ वर्चुअलिटी एंड टॉलरेंस, सहिष्णुता मतलब दूसरे धर्मों का उसने सम्मान भी किया। ये दोनों चीजें कैसी हुई यही आपको समझना है अकबर के कार्यकाल की में। इन अर्ली कंक्वेस्ट फॉलोइंग मैनी ऑफ हिज प्रीडेसर्स examples, he showed no mercy at the fort Chittor in Rajasthan, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldier। तो उसने कहा कि जैसे उसके पहले थे पूर्वज मतलब जो आपका बाबर था, हुमायूं था, जैसे वो निर्दयी थे वैसा ही अकबर स्टार्टिंग में क्या था, निर्दयी था। और इसका उदाहरण दिया उसने राजस्थान में भी। राजस्थान में चित्तौड़ के किले को उसने 5 महीने तक घेरे रखा भी, ठीक है, विच मोर देन 5 मंथ उसको घेरे रखा, और लगातार लड़ाई चलती रही। जो आपके राजपूत सैनिक थे वो लड़ते रहे लगातार 5 महीने तक। दे इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेज ऑन द मुगल आर्मी, उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया मुगल आर्मी को। बट द फोर्ट फाइनली ब्रीच्ड, और आखिर में उन्होंने वो फोर्ट किले में घुस गए मुगल सैनिक। डाइड फाइल इन लार्ज नंबर्स वाइल हंड्रेड्स ऑफ वोमेन कमिटेड जोहर भी। तो उसने कहा कि हजारों जो सैनिक थे राजपूत सैनिक वो मारे गए, और हजारों महिलाओं ने जोहर किया। जोहर क्या होता है, जोहर क्या होता है कि जब कोई विदेशी आक्रमण होता है और कोई नारी अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती है, खुद को आग में धकेल लेती है, मतलब क्या बोलते हैं कि मृत्यु, सुसाइड कर लेती है, उसको क्या बोला गया है, जोहर बोला गया है भी। अकबर ऑर्डर्ड द मैस्कर्स ऑफ सम 30,000 सिविलियंस। तो उसने कहा कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि 30,000 लोगों को मार डालिए भी। एंड सर्वाइविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इंसल्ट, और जो बच्चे और महिलाओं को गुलाम बना लिया गया। अकबर वाज 25 एट दैट टाइम, अकबर की उम्र उस टाइम 25 वर्ष थी। एंड ही सेंट ए मैसेज ऑफ विक्ट्री विच रीड, और उसने एक मैसेज भेजा, और उस मैसेज में क्या बोला गया अकबर के द्वारा, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग ए नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू द इनफाइडल्स।
तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे किले और शहर जीत लिए हैं जो किन के थे, काफिरों के थे, एंड हैव एस्टैब्लिश इस्लाम देर, और हमने वहां इस्लाम की स्थापना कर दी है। लाइन बाय लाइन है, एक एक लाइन आपको मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप यहां आ गए देखते देखते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा साथ लंबा चलने वाला है, क्योंकि मैं आपको 8, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट हिस्ट्री ऐसे ही करवाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड्स, उसने किसकी सहायता से, हमारी जो खून की प्यासी तलवारें उनकी सहायता से, वी हैव इरेज द साइन ऑफ इनफाइलिटी फ्रॉम देयर माइंड्स, हमने क्या कर दिया कि काफिरों के दिमाग में से उनके धर्म का निशान ही मिटा दिया। डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस एंड आल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान, कि उन स्थानों पर हमने सारे मंदिर क्या कर दिए, खत्म कर दिए हैं, और सारे हिंदुस्तान में ही यही बात है भी। अब देखिए अकबर कितना क्रूर था। Akbar followed his predecessors in this thought of his a monarch should be intent of conquest। उसने कहा कि उसने अपने प्रेडेस का एक विचार था उसका था कि एक राजा को ना हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दूसरा उस पर हमला कर लेगा और वो खत्म हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मोनार्क शुड बी एवर इंटेंट ऑन कन्क्वेस्ट, कि एक राजा को हमेशा, एक योद्धा को हमेशा तैयार रहना चाहिए लड़ाई के लिए। अदरवाइज हिज एनिमी राइज इन आर्म्स अगेंस्ट हिम, तो उसका जो शत्रु है वो क्या करेगा, उसको कुचल डालेगा, मार डालेगा। मतलब जब भी आपको लगता है कि कोई आपको मार सकता है, आपको हरा सकता है, उससे पहले आप उसको मार दीजिए, उस पर हमला कर दीजिए। ये रणनीति थी मुगलों की। आपको आई बात समझ में। और भारतीय राजाओं की ये गलती थी, उन्हें पता था कि सामने वाला आक्रमण करने वाला है, लेकिन वो फिर भी वेट करते, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, और अंत में सब कुछ जाता रहता। एज हिज एम्पायर ग्रू ही इंक्रीजिंग यूज्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू स्टेबलाइज इट। तो उसने क्या किया, जब उसका साम्राज्य बढ़ने लगा तो कुछ उसने राजनीतिक नीतियां अपनाई टू स्टेबलाइज इट, इसको स्थिर करने के लिए कि सारी चीजें लड़ाई से हल नहीं होती, कुछ रणनीति अपनाते हैं भी। लड़ाइयां कितने दिन लड़ेंगे, युद्ध से कितने दिन साम्राज्य चलेगा, युद्ध से ज्यादा समय तक कोई भी शासन नहीं चलता। अकबर के मन में भी यही विचार आया। अब उसने क्या किया, ही इंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स। तो उसने अब रिश्ते बनाने स्टार्ट कर दिए, जो पड़ोस के जो राजा थे उनके से क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनकी राजकुमारियों से विवाह करना उसने स्टार्ट कर दिया। ये उसने नीति अपनाई। वेलकम राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट। जो छोटे राजा थे और जो राजपूत राजा थे मेनली, उनको अपने जो कोर्ट मतलब दरबार में उनको सम्मान दिया भी। ठीक है। अबोलिश द जिजिया भी, जो जजिया कर था वो उसने हटा दिया। जजिया कर आपको बताया था कि नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था अगर उन्हें वहां पर रहना है तो उसने जजिया कर अकबर ने हटा दिया था, और जो लगाया मोहम्मद बिन तुगलक। एंड प्रोमोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलेह कुलवी, लिटरली पीस विद ऑल। तो उसने एक नया विचार सामने रखा, उसका था सुलेह कुल, जिसका मतलब था सभी के साथ शांति से रहो, और टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ, सभी धर्मों में विश्वास रखो। थरो इंटरफेथ डायलॉग, मतलब बातचीत के साथ। अपॉइंटमेंट, और उसने क्या अपॉइंटमेंट किया, ऑफ हिंदू ऑफिशियल इन हाई पोजीशन। उसने जो हिंदू जो लोग थे उन्होंने बड़े पदों पर अपॉइंटमेंट किए। एंड अदर बोल्ड रिफॉर्म्स, और भी उसने कई सुधार किए। शुरुआत देखिए कैसे हुई थी। शुरुआत बड़ी एक खूंखार दरिंदे के साथ हुई थी। जब वो 25 साल का हुआ तो उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को मरवा दिया गया। बच्चों और औरतों को जोहर करने पे मजबूर कर दिया और अधिकतरों को गुलाम बना लिया भी। अकबर एक्सपेंडेड द स्टेबलाइज्ड हिज एम्पायर इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मैनी राजपूत लीडर्स हुई। तो उसने कहा कई राजपूत राजाओं की सहायता से अपने राज्य को और ज्यादा बढ़ाया उसने। हिज कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर अबुल फजल रिकॉर्डेड हिम एज स्टेटिंग फॉर्मरली आई प्रिस्क्यूटेड
मैन इनटू कंफर्मिटी विद एंड फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम भी। तो इसने कहा कि जो उसका आत्मकथा लिखने वाला था अबुल फजल, उसने कहा कि अकबर ने कहा कि पहले मैं क्या करता था, लोगों से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता था उनकी मर्जी से खिलाफ। ये बात आपको समझ में आई? आगे कहता आई ग्रू इन नॉलेज आई वाज और हेल्ड विद सेम, और जब मुझे इसके बारे में पता लगा कि क्या यही इस्लाम है, तो मतलब कि इस प्रकार से इस्लाम को कबूल करवाना क्या जायज है, तो मुझे बहुत शर्म ज्यादा महसूस हुई, खुद पे मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, मुझे दुख हुआ भी। नॉट बीइंग ए मुस्लिम माई सेल्फ इट वॉज एनमिट, मतलब ये ठीक नहीं था एक मुसलमान के तौर पर, टू फोर्स अदर टू बिकेम सच, कि किसी को इस प्रकार से फोर्स करना, दबाव बनाना कि आप अपना धर्म बदल लीजिए भी। What constantly is to be expected from proselytes converted people on compulsion, और उसने कहा कि किस प्रकार की हम उनसे अपेक्षा रखें जिन लोगों का हमने जबरदस्ती धर्म बदलवाया, उन लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे, वो क्या किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, क्या सोचेंगे। तो इसके बारे में अकबर ने थोड़ा सा विचार किया और उसकी जो निर्दयता थी, क्रूरता थी, उसमें थोड़ी सी कमी आई। ये बात आपको समझ में आई? ये बातें अबुल फजल ही नाम होगा शायद, मैं देख लेता हूं एक बार, एक मिनट रुकिए भी, ताकि आपका कोई भी फैक्ट गलत ना। हाँ, अबुल फजल था जिसने अकबर की बायोग्राफी लिखी थी भी। हिज लॉन्ग रीजन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, जो उसका शासन था वो लगभग 50 साल तक रहा। लगभग 1556 में वो राजा बना था पानीपत के दूसरे युद्ध में, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। वाइल इट मिडिल पीरियड वाज रिलेटिवली पीसफुल, जो इसका जो मिडिल पीरियड था ना वो क्या था, शांतिपूर्ण था। शुरुआत का क्या था, बहुत खतरनाक पीरियड था जब वो राजा बना, और बीच में कुछ शांतिपूर्ण था भी। द फाइनल 15 ईयर्स इन्वॉल्व फ्रेश मिलिट्री कैंपेन इन कश्मीर, सिंध, द डेक्कन एंड अफगानिस्तान, और आखिर के फिर 15 साल उसने युद्धों में बिता दिए। और वो कौन कौन से ऑपरेशन थे, वो कश्मीर, सिंध, द डेक्कन में और अफगानिस्तान में उसने लड़ाइयां लड़ी भी। कलियुरी बात, 50 साल में 15 साल शुरू की लड़ाइयों में निकल गए, लास्ट के 15 साल भी लड़ाई, जो बीच के 15 या से 20 साल थे वो शांतिपूर्वक ढंग से अकबर ने बिताए भी। अब आ जाइए आप आगे। डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट। अकबर क्या था, अनपढ़ था भी। अकबर क्या था, अनपढ़ होने के बावजूद अकबर क्या था, बहुत ज्यादा विश्वास रखता था वो, मतलब क्या था, उत्सुक था, मतलब वो चाहता था कि जो फारसी और जो इंडियन टेक्स्ट है ना, इंडियन के जो ग्रंथ हैं, उनको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और क्लासिकल जो आपके इंडियन विचार थे, जो ग्रंथ थे, उनको क्या किया, बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लोर किया, बहुत ज्यादा लोगों तक फैलाया, उनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया कि सभी लोग भारतीय ग्रंथों के बारे में और फारसी ग्रंथों के बारे में जान सके भी। He often invited scholar to his court, वो जो विद्वान होते थे ना, वो अपने दरबार में उनको क्या करता था, इनवाइट करता था। He established a house of translation, उसने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन क्या किया था, बनवाया था भी। एट फतेहपुर सिकरी, वेयर ही हैड ए मेजर संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन इंक्लूडिंग द महाभारत, और जहां पे जो आपके संस्कृत के मेन ग्रंथ है उसको फारसी में अनुवाद कराया, कि इस्लाम धर्म के लोग जो फारसी बोलते हैं वो भी उन ग्रंथों को पढ़ सके। जो मेन ग्रंथ है आपके महाभारत भी, क्या था, महाभारत, जिसको फारसी में रजमनामा कहा जाता है और बुक ऑफ वार भी कहा जाता है महाभारत को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लेना। रामायण को भी था विद द 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग की 176 इसमें शानदार पेंटिंग थी। द भगवत गीता एंड द पंचतंत्र, ये सारी बुकें अकबर ने क्या कराई थी, ट्रांसलेट कराई थी संस्कृत से, किसमें, फारसी लैंग्वेज में उसने ट्रांसलेट करवाई थी। अकबर का काल यही समाप्त होता है। उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर बनता है। शेयर्ड विद हिज फादर जे लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ट्राइड टू एक्सपेंड द एम्पायर इनटू द डेक्कन। जहांगीर को भी क्या था
कि जो अपने पिता की तरह वो भी एक आर्ट और आर्किटेक्चर को क्या करता था, बहुत ज्यादा पसंद था। और अपना जो साम्राज्य था उसने डेक्कन में, डेक्कन मतलब कि आप ये मान लो कि जो आपका दक्षिण का क्षेत्र है उसकी तरफ बढ़ाने का प्रयास किया। His son शाहजहां fought several rebellions and is the best remembered। और देखो जहांगीर के बारे में 2 लाइनों में जहांगीर उन्होंने खत्म कर दिया। जो जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां, कौन हुआ, शाहजहां। शाहजहां ने कहा कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था आर्किटेक्ट में, मतलब बिल्डिंग्स बनाने में। तो सबसे ज्यादा एज द बिल्डर ऑफ द ताजमहल के बारे में उसको याद किया जाता है कि ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने। द ताजमहल इज इवन टुडे रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्चुरल मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने कहा कि जो आज भी जो मार्वल के जो चीजें बनी हुई ना, मतलब शानदार जो चीजें बनी, उसमें मार्वल की ताजमहल की गिनती होती है। आपको पता है कि संसार के 7 अजूबे में ताजमहल पहले नंबर पर है। This period formed the peak of an immense flowering of art and architecture which include the buildings of कौन कौन सी चीजें इसमें बनी थी। इसने कहा कि ये जो समय था आपका शाहजहां वाला, ये बहुत शानदार था बिल्डिंग निर्माण के लिए, ठीक है। बहुत सारी इमारतें बनी। एक आपका ताजमहल हो गया, उसके बाद हुमायूं की जो टॉम्ब है वो आपकी दिल्ली में है, एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, लाल किला। 2 चीजें, हुमायूं टॉम्ब और रेड, दिल्ली में बना। अदर क्लासिकल आर्ट्स एंड म्यूजिकल इंडिया आल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड इज आल्सो रिमार्केबल वर्क्स ऑफ कैलीग्राफी एंड मिनिएचर पेंटिंग। इसने कहा कि 3 चीजें आपको बता दी, एक ताजमहल बता दिया, एक हुमायूं की टॉम्ब बता दी, ठीक है, और एक आपको लाल किला बना दिया जो इस काल के दौरान बनाया गया। और संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला में भी बहुत ज्यादा इस समय में तरक्की हुई, ये आपको बता दिया गया है। तो ये आपको चीजें समझ में आ रही है क्या है कि लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन आपको समझा रहा हूं सारी चीजें, और आपको दिमाग से समझना, इसको पूरी स्टोरी को बैठा लेना, क्योंकि डिटेल में न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ऊपर से निकाला गया है। जब आप ओल्ड एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा तब आप सुनना कि अकबर इनकी हिस्ट्री के बारे में, तब आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। अब आप, क्योंकि अब शायद क्वेश्चन भी जो भी हमारे नेशनल एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन भी इनके आधार पर, न्यू एनसीईआरटी के आधार पर भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है आपको, एक कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा शायद, ये जो रामायण का ट्रांसलेशन हुआ था ना, उसमें एक चित्र बनाया गया है कि ये राम को दिखाया गया है और ये गोल्डन हीरो को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार उसमें पेंटिंग की गई है भी। उसके बाद हम बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब की हम बात करेंगे अगले अध्याय में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आप लगभग 30 मिनट तक आपका एक लेक्चर लूंगा और उसके बाद आप भी बोर हो जाते हैं धीरे धीरे। मैंने आपको कहा कि एक दिन में एक लेक्चर पढ़िए, प्लेलिस्ट को चूज कर लीजिए, लेसन कंप्लीट होने के बाद आप उसकी समरी पढ़िए, समरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करिए। उसके बाद आपको कभी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी बुक उठाने भी पड़े तो आप समरी वाला लेसन देख लेना, अपने नोट्स बनाओ तो उससे भी बढ़िया है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।